अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। और आज भी प्रोग्राम का आगाज करेंगे सवाल से, और वो सवाल आज ये है, सबसे है मुझसे, आज भी मुझसे है, आज सबसे है। बताएं, आसान सवाल कर दूं? चलें करें। सबीन आपका नाम बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत नाम, मतलब क्या है इसका? अच्छा, मेरे नाम का मतलब है फेस ऑफ मून। इसका मतलब है ठीक चांद कहते सा हैं। चेहरा। इसका मतलब है ठीक कहते हैं, नाम का असर होता है ना। देखिए, फेस ऑफ मून, चांद पे दाग होता है लेकिन चांद फिर भी प्यारा होता है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। क्या बात, क्या बात है। ये होता है अपनी तारीफ खुद करना। नहीं आप करें, किसी ने रोका आपको? लेकिन आपने कभी अपने नाम वाली कोई और लड़की देखी? बहुत कम। मेरी मुलाकात चांद के चेहरे वाली थी। मेरे शायद मुलाकात अपने हम नाम से कोई एक लड़की होगी जिससे हुई है, इसके अलावा मुझे नहीं याद आ रहा कि मेरी किससे चेहरा था। चांद सा चेहरा तो सबका होता है, खूबसूरत प्यारा चेहरा। नामों का असर होता है, आपकी पर्सनालिटी पे जरूर होता है, शक्लों पे उस तरह से नहीं होता। ऑब्वियसली शक्ल अल्लाह ने हर किसी को चांद का असर आप पर होना है तो फिर इसका मतलब क्या है? या आप बताएं। कभी कम चमकेंगी, कभी ज्यादा चमकेंगी। हाँ, तो ये आई थिंक जिंदगी भी ऐसे ही है। कभी आप ज्यादा चमक रहे होते हैं, ज्यादा शाइन कर रहे होते हैं, कभी आप थोड़े डिम भी होते हैं, लेकिन जब आप डिम होते हैं तो फिर आप फड़फड़ा के दोबारा शाइन करते हैं। क्या बात है। लेकिन वाकई नाम का असर होता है। ये अपने आसपास भी देखें ना, एक ही नाम के अगर 3-4 लोगों को देखें, कुछ ऐसे ट्रेड्स होंगे जो कि वाकई रिजेंबल कर रहे होते हैं, एक तरह के लग रहे होते हैं। आपके नाम का क्या मतलब है? अच्छा, पैगंबर का नाम था शुएब, तो इसके अलावा मुझे कभी इसका और डिटेल मतलब नजर मतलब नहीं पता लग रहा। आप गूगल जरूर करें। नहीं, मैं जब भी गूगल करता हूं एक पैगंबर का नाम। अच्छा, मेरा भी ना बहुत मुश्किल से सर्च करने के बाद आया। आपके जैसे आता है पैगंबर का नाम, मेरा था एक अरब के कबीले का नाम। सबीन नाम था और मेरे पापा ने रखा था। मेरे खाला ने उनका। अच्छा, मेरे अब्बा का बहुत फेवरेट था तो उन्होंने मेरा नाम फिर रख दिया था। अच्छा, लेकिन शुएब बहुत सारे हमने देखा है अक्सर औकात अपनी फैमिली में भी कि जो नाम होता है उसका उस शख्स की पर्सनालिटी पे बहुत असर हो रहा है। जिस तरह आप कोई नाम जिस तरह रख देते हैं, अली नाम रख दिया तो उसमें होता है कि हाँ वो बहादुर होगा, वो उसकी पर्सनालिटी के अंदर एक चीज झलक रही होती है। अच्छा, लेकिन आजकल मैं देख रही होती हूँ कि एक जब नाम का शुरू हो जाता है तो उसके बाद एक ट्रेंड शुरू हो जाता है उसके साथ। जिस तरह आयान बहुत मशहूर हुआ था तो सबने अपने बच्चों का नाम आयान रखना शुरू कर दिया। मेरी जब बेटी हुई मैंने नाम रखा मेरा, उससे पहले आज तक मैंने वो नाम सुना नहीं था, और उसके बाद मैंने बहुत से लोगों का नाम देखा। कश्मीर में अब्रिश बहुत फेमस हो गया था, अब सारे कश्मीरों ने अब्रिश रखना शुरू कर दिया। तो वो कोई एक जगह वहां पर जो नाम है वो हो जाता है ना। अब जिस तरह देखें, एक वक्त था इमरान नाम बहुत फेमस था, तो अब सब ने इमरान रखना शुरू कर दिया नाम। तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट हमारे भी जानने वाले हैं जिनका नाम इमरान है। इमरान पटेल। इमरान पटेल। ठीक है जी, चलें जी, ये तो नामों की हम बात करें। आप भी हमें जरूर बताएं कि जो नाम का पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट होता है, आपकी इस बारे में राय क्या है, और जरूर हमसे शेयर भी कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है हमारा, अब तो फ्लैश करने की भी जरूरत नहीं है। You do have that number, yes, याद है जिन्हें शुएब, सबीन और नंबर याद है उनको, और इमरान पटेल भी याद है उनको। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। और आपको याद है सबीन, हमने कुछ दिन पहले खबर शेयर की थी कि मौसम पे नाम रखे गए थे सऊदी अरब में, याद है आपको? फिर बारिश, बादल, सूरज, ऐसे ही था। वो हम जब बड़े होंगे उनसे पूछेंगे। सूरज, हाँ। नहीं, अरबी में नाम थे, हमने उसका मतलब बताया था आपको। बेसिकली अरबी में लफ्ज थे ना। हाँ, हमने तो मतलब बताया था। नाम उन्होंने रखे कि मतलब एक्चुअली ये था कि उन्होंने ये मुझे बताएं कि आज बादल, बारिश, सूरज, चांद, ये सब किधर क्या कर रहे हैं? वैसे आज तो सूरज ही सूरज है, और तो कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है कि चले आपको बता देते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई है। देखिए मैंने कैसे मतलब इतने अच्छी उर्दू में बोलना शुरू हो गई हूँ। उर्दू में इस्लामाबाद में कम से कम जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ज्यादा जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अभी सूरज है लेकिन बारिश का इम्कान भी है। लाहौर में कम से कम 25, ज्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची में कम से कम 29, ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पेशावर में कम से कम 24 और ज्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोयटा में कम से कम 18 और ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हर जगह सूरज चमक रहा है। सिर्फ एक इस्लामाबाद में आज प्रेडिक्शन है बारिश की, अदरवाइज गर्मी छा चुकी है और अब सिर्फ सूरज ही सूरज है, सूरज का ही राज है। लेकिन अल्लाह करे जी आज मौसम बेहतर हो जाए इस्लामाबाद के, जिस नाम ने गरज चमक के साथ। अच्छा, वैसे शुएब मौसम में ना जिस तरह हम देख रहे हैं कि हम खुश बहुत हो रहे थे कि अभी तक जून आ गया है और पंखे और ब्ला 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 बहुत सारी बातें करते आ रहे थे साथ साथ, लेकिन अब जो बेशक गर्मियां कम हैं, उनकी मुद्दत कम है, लेकिन शिद्दत में कमी नहीं आई। तो यही कहा गया था, एक्सपेक्ट यही किया था, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। कल जैसे देखें कितनी तेज धूप थी, आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे ही है। अच्छा, मौसम की जब हम बात करें सबीन, तो एक सिस्टम है इस वक्त, उसका जिक्र करना बहुत अहम है। माहिरीन मौसमियात ये बता रहे हैं कि बहरा अरब में समुद्री तूफान
طوفان کا خدشہ ہے اور جس سے پاکستان میں سندھ ہو بلوچستان میں ساحلی پٹی متاثر ہوگی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سمندر میں جو ہوا کا دباؤ ہے وہ کریٹ ہوا ہے، جس 10 یا 11 جون کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شدت اختیار کر سکتا ہے سسٹم، سائیکلون بن سکتا ہے، اور اس خدشے نے دونوں صوبوں میں یعنی سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی جو ساحلی پٹی ہے خوف پیدا کر دی ہے۔ تو کتنا خوف ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، سب پر بات کر لیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کراچی کے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ سردار صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، شکر اللہ کا، جی ٹھیک ٹھاک۔ سر یہ جو پریڈکشن ابھی کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے بلوچستان اور سندھ کے جو علاقے وہ زیر آب آ سکتے ہیں، وہ متاثر ہو سکتے ہیں، کس حد تک اس میں حقائق ہیں، تھوڑا اس پہ آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں اس میں ابھی کوئی اتنا حتمی طور پہ یہ بات نہیں کی جا سکتی، ویسے لو پریشر ایریا تو بن چکا ہے اور ہو سکتا ہے آج کسی وقت وہ مزید انٹینسیفائی ہو کر ڈپریشن بن جائے اور پھر اگلے 24 گھنٹوں میں سائیکلون بن سکتا ہے، کیونکہ یہ سیزن ہے، مئی اور جون 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں پری مونسون جو مہینے ہوتے ہیں، اس میں عربین سی میں اور بے آف بنگال میں عموماً بنتے ہیں سائیکلون، تو سائیکلون تو بن سکتا ہے، لیکن ابھی یہ کہنا کہ پاکستان کے ساحل کو کتنا متاثر کرے گا کچھ پری میچور ہے، اس لیے کہ ایک دفعہ سائیکلون جب بنتا ہے اور اس کے بعد ایک کورس ایک ٹریک اپنا پکڑتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو پھر کچھ پہ کہہ سکتے ہیں۔ تو انیشیل موومنٹ تو اس کی وہی شمال مغرب کی جانب ہے، شمال یا شمال مغرب کی جانب، تو شمال مغرب کی جانب ہی اگر رہتی ہے تو پھر تو عمان کے ساحل کی طرف نکلے گا، پھر پاکستان کے ساحلی پٹی میں سے کسی ایریا کو بھی فی الحال تو بالکل بھی خطرہ نہیں ہے، اور آگے بھی اگر عمان کی طرف ہی جاتا ہے تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ظاہر ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہوں گے اس کا ٹریک کہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ ابھی تک جس طرح آپ نے کہا کہ عمان کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ خطرہ نہیں ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم سر، چونکہ پری مانسون کی بات بھی آپ کر رہے ہیں، اس وقت اس سائیکلون کے علاوہ ایک تو بتائے کہ دوسرا اس سائیکلون کا نام بڑا ڈیفرنٹ سا ہے، ڈیپر جوائے، بنگلہ دیشی نام ہے جس کا مطلب ہے جی ڈسٹرکشن۔ تو ایک تو نام کے حوالے سے ضرور بتائیے گا، اور دوسرا یہ کہ اس وقت آس پاس اور کوئی سسٹم ایسا کریٹ تو نہیں ہو رہا، کوئی ویسٹرل ڈسٹربنس تو نہیں ہے؟ جی بالکل، نام تو بنگلہ دیش وہ جو لسٹ میں سے آپ کو پتا ہے کہ ایک نام اٹھایا جاتا ہے، جس ملک کا نمبر آتا ہے تو اس کا دیا ہوا نام اٹھا لیا جاتا ہے، تو اگر یہ بنتا ہے سائیکلون تو پھر بنگلہ دیش کا تجویز کردہ نام اس کو دیا جائے گا۔ فی الحال کوئی ایسا خاص ویسٹرن ڈسٹربنس کا جو آپ نے ذکر کیا ادھر ملک کے شمالی علاقوں میں کہ اکا دکا جگہ پہ بارش گزشتہ دن بھی ہوئی کشمیر میں اور کے پی کے کچھ علاقوں میں، شمالی علاقوں میں بہت ہی ہلکی بارش ہوئی، اسی طرح سے جنوبی پنجاب میں امکان ہے کچھ علاقوں میں، اور اس میں کے پی اور گلگت بلتستان کی طرف اور کشمیر کی طرف کوئی ہلکی پھلکی ہے۔ اگلے 2-3 دن کوئی خاص ایسا اسپیل نہیں ہے، اور اکا دکا جگہوں پہ ہو سکتی ہے آئسولیٹڈ سی ہلکی بارش، اور البتہ 10 اور 11 کو پھر امکان ہوگا کہ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں، کے پی میں اور کشمیر میں کہیں کہیں اسکیٹرڈ رین فال ہے، کوئی بہت زیادہ ہیوی اسپیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ 13-14 جون کے بعد پھر ایکسپیکٹڈ ہے کہ پری مانسون بارشوں کا ایک طرح سے باقاعدہ آغاز ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر اچھا اسپیل دیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، 13-14 جون کے بعد پری مانسون، بس ایک جملے میں سے بتائے گا، چونکہ اس سے پہلے آپ نے کہا کہ جو سائیکلون ہے اس کا راستہ ڈیفرنٹ ہے اور لگ نہیں رہا کہ اس طرف آئے گا، انشاءاللہ نہیں آئے گا، بٹ کیا ایسی کوئی وارننگ یا الرٹ جاری کیا گیا ہے فار دا پیپل جو رہتے ہیں اس طرف ساحلی پٹی کی طرف، یا نہیں؟ دیکھیں گزشتہ دن ہی ہم نے وہ ایک طرح سے نا سائیکلون واچ کہہ لیں آپ اسے، وہ تو الرٹ کیا ایشو کیا تھا سائیکلون واچ، اور آج یہ کہ اس کو اپڈیٹ کریں گے، ابھی اس میں یہی ہے کہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے جیسے جیسے ہوگا۔ فی الحال ہماری ساحلی پٹی کے کسی ایریا کو کوئی ایسا، یعنی اس وقت ماہی گیروں سے متعلق کوئی ایسا الرٹ جاری نہیں کیا گیا کہ سمندر میں نہ جائیں، وہ ابھی روٹین کا پروسیس ہے سارا؟ جی ابھی نہیں جاری کیا گیا، اس لیے کہ بہت دور ہے، ابھی تو 1500-1600 کلومیٹر دور ہے، اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ذرا اس کو ٹریک اور مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ سر بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے اور ہمیں موسم کی صورتحال سے متعلق کر رہے تھے۔ اب بتائیں جی آپ کے پاس آج کیا خبر ہے؟ ہمارے پاس بڑی اچھی خبریں آج ہم نے کہا پہلے شیئر کریں۔ اکثر اب پچھلے دنوں ہم جو خبر شیئر کر رہے تھے کرکٹ کے حوالے سے کہ بھارت آنے کو تیار نہیں ہے ایشیا کپ میں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے کھلاڑی جو ہیں، اب دیکھیں ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے ساری سچویشن کو، ادروائز اگر لوگوں کی بات کریں تو وہ آپس میں پیار بھی رکھتے ہیں، محبت بھی اسی طریقے سے اچھی یادیں بھی رکھتے ہیں، جس طرح سابق بھارتی کھلاڑی وریندر سہواگ کی ہم بات کریں، انہوں نے جب بات کی پاکستان کی مہمان نوازی کی تو انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 4 میں ہم لوگ پاکستان گئے تھے، تو اور سیکنڈ ٹیسٹ میچ ہمارا لاہور میں تھا، تو پاکستانی سوٹس جو میں نے اپنی ممی بہنیں بھواؤں سب کے لیے خریدے، 30-35 سوٹس لیے۔ جب پے کرنے گیا تو اس نے کہا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ سے پیسے کیسے لے سکتے ہیں۔
کہ ہم لوگ جہاں بھی گئے پاکستان, پہلا جو ٹور 17 سال کے بعد تھا 2003-4 کا, اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ہمیں پیار نہ ملا. اور ہم سے یہ پوچھتے تھے آپ کہاں سے ہیں, تو ہم کہتے تھے جی ہم لوگ دلی سے, اور دلی میں تو ہمارے وہ رشتے دار رہتے تھے, ہمارا اس گلی میں گھر تھا, کیا وہ ابھی بھی ہے, تو وہ پوچھتے تھے ایسے. تو وہ کہانیاں سن کے نا ہم لوگ ایموشن بھی ہو جاتے تھے, تھوڑے آنسو بھی نکل آتے تھے, بٹ یہ بھی خوشی تھی یار کہ تھے تو ہم ایک ہی, اب 2 بھائی ہو گئے الگ الگ. کیا بات ہے جی, معترف نکلے پاکستانیوں کے, اور ہم انہیں پھر سے کہتے ہیں جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. مگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں, ٹیم کی بات کروں کہ ایشیا کپ کے لیے پاکستان آ جائیں, بھلے اس وقت مہنگائی ہے پھر بھی آپ کو شاپنگ مفت کرائیں گے. جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم غیر ملکی ہیں. صرف انڈینز کی بات نہیں ہے, پر ہمارے پاکستانی جب بھی دیکھتے ہیں کوئی غیر ملکی ہے تو اس کو کم سے کم قیمت میں یا پھر مفت دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. 30 سے 35 جوڑے, کوئی پیسے نہیں لیے دکاندار نے. اسے 2004 کی یاد ہے, اور جو کہ اب اتنی پیاری یاد انہوں نے سب سے اچھے ٹائم پہ شیئر کیا, جب بہت ضرورت ہے, جب آپ کا یہ ملک جو ہے وہ اتنے خدشات ظاہر کر رہا ہے, بھی ہمارے سیکیورٹی خدشات ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پولیٹیکل سٹیٹمنٹس. لوگوں کو دیکھیں, لوگوں کا کنیکشن اسی طرح سے ہے, لوگوں کی محبت اسی طرح سے ہے. چلیں جی, ایک سوال اور, کون کہتا ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر گر رہی ہے؟ کون کہتے ہیں؟ میں, سب, ہمارا ریکارڈ. ٹھیک ہے, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارا 2 روپے کا نوٹ لاکھوں میں فروخت ہو رہا ہے, تو 2 روپے کا نوٹ آیا کہاں سے پہلے یہ بتائیں؟ اتنا پرانا نوٹ میرے وقتوں میں تو تھا, میرے وقتوں میں بھی تھا, لیکن اتنا پرانا نوٹ ابھی تک سنبھال کے کس نے رکھا ہوگا؟ یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ زیادہ پرانا والا ہے, یہ میرے وقت والا نہیں ہے. پکی بات ہے, میرے یہ زیادہ پرانا والا 1949 کا 2 روپے کا نوٹ ہے. 42 میں تو پاکستان نہیں تھا, 49 کا یہ 2 روپے کا نوٹ ہے. اور یہ جناب ای بے ایک سائٹ ہے, اس پر فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہے. قیمت رکھی گئی ہے اس کی جناب 5 لاکھ روپے. اور ابھی سنیں لوگ آنا بھی شروع ہو گئے, انہوں نے اپنی چیک لسٹ میں اس کو ایڈ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے, اور جو یہ لے گا اس کو $20 اور پے کرنے پڑیں گے ڈیلیوری چارجز. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے, زبردست. 5 لاکھ 6, ہاں یہ کسی نے رکھا ہوگا اس وقت سے. سوچیں مطلب پھر تو بنتا ہے نا کہ آپ اتنے میں فروخت, لوگوں کو شوق ہوتا ہے کلیکشن کا. بالکل ٹھیک ہے, ہوتا ہے شوق, لوگ پرانے سکے پرانے نوٹ رکھتے ہیں. میں نے بھی کچھ نوٹ رکھے ہوئے ہیں, کل کو میرے بچے وہ بیچیں گے لاکھوں کروڑوں میں شاید. ٹھیک ہے, آپ کے پاس وہ 50 کا نوٹ ہے جو کہ اب تو کہیں نظر نہیں آتا, وہ ہے واقعی 75 کا تو ابھی ہے نا, وہ تو کمیموریٹو نوٹ نیا والا ہے. 50 کا نوٹ تو سب کے پاس ہے, 75 والا بھی ہے, وہ اب نظر زیادہ ہے میرے پاس مارکیٹ میں. آپ نظر آنے کی بات کرتے ہیں, میں ایک دفعہ ایک شاپ پر گیا اور میں نے اس کو جو پیسے, بلکہ ایک اور صاحب نے اس کو پیسے دیے, اس میں 75 روپیز کی نوٹ تھے. اس نے کہا جی ہم یہ نہیں لیتے. میں نے یوں دیکھا, کیوں نہیں لے رہے بھائی؟ میں کہا اس سے لو اور مجھے دے دو سارے. تو میں نے وہ جمع کر لیے, میں ویسے بھی جمع کر رہا ہوں, وہ مجھے اچھا لگتا ہے. آپ کو بھی شوق ہے اس کا مطلب؟ ہاں, مجھے کمیموریٹو نوٹس اینڈ کوائنز کا شوق ہے. شعیب کے بچے یا شعیب کے بچوں کے بچے یہ نوٹ وہ امیر ہو جائیں گے یہ نوٹ بیچ کے. میں دیکھیں کتنی دور کی میری سوچ ہے. کیسی پلاننگ ہے, زبردست. بچوں ایسے ہوتی ہے پلاننگ جناب. ہم نے پورا شو کی پلاننگ بھی کی ہے, بریک کے بعد ظاہر کریں گے, رہیے ہمارے ساتھ. چلڈرن ہاسپٹل لاہور, گزشتہ دنوں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش ہے. اس کی ویڈیو وائرل آپ سب نے دیکھی بھی ہوگی کہ ایک مریض بچہ, اس کے رشتہ داروں نے ڈاکٹر پر تشدد کیا اور اسے شدید زخمی کر دیا. تشدد کا نشانہ بننے والے ڈاکٹر سعد وقوع کی رات ڈیوٹی پر تھے اور ان افراد نے علاج میں غفلت برتنے اور بچے کی موت کا ذمہ دار قرار دیا اور اس لیے ان پر حملہ کیا. سوشل میڈیا پر اس واقعے کو لے کر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے, اور یہ تنقید اس لیے بھی بجا نظر آتی ہے کہ آج کل ہاسپٹلز میں ہم یہ دیکھتے ہیں, ڈاکٹرز ہوں, طبی عملہ ہو, مریضوں کے لواحقین کے حملوں اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, جو کہ یقیناً ایک پریشان کن امر ہے. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں نگراں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سر یہ جو واقعات ہیں ان کے محرک سے ہم رائے لینا چاہ رہے ہیں کہ چلڈرن ہاسپٹل لاہور, اس میں یہ جو واقعہ پیش ہے ذرا پہلا واقعہ نہیں ہے, لیکن ایسے واقعات کس بات کی عکاسی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ عکاسی کرتا ہے ہمارے مائنڈ سیٹ کی, جو ہمارا انفارچونیٹلی جو ہمیں سکھایا گیا, پڑھایا گیا, جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں بھی بار بار صبر کی تلقین کی گئی, اس سے ہم بہت دور چلے گئے. فرسٹریشن کی عکاسی کرتا ہے جو سوسائٹی میں ہے, اور انفارچونیٹلی ہاسپٹلز اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز امیون ہیں جنگ اول, جنگ دوم میں بھی, کسی جنگ میں بھی نہ. ایمبولینسز کو ایک جنیوا کنونشن میں ہم نے کہا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو
एक्सपेक्टेड बच्ची बहुत देर से बीमार है, जो अनवैक्सीनेटेड थी, जिसको मीज़ल्स का कई दफ़ा अटैक हो चुका, नमोनिया हो चुका, उसका फेफड़ा फटा हुआ था, खुद रिलेटिव्स ने डू नॉट रिससिटेट कैटेगराइज किया था कि इसको ज़्यादा रिससिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन 6 बजे सुबह जब उसकी मौत वाक़या हुई कुछ दिन पहले, तो जो डॉक्टर उनके हत्थे चढ़ा उसको बाथरूम में बंद करके दरिंदा सिर्फ लोगों ने दरिंदगी दिखाई और उसको बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी किया, जिसके उसके नाक की हड्डी टूटी, दांत टूटे, सर पे चोट आई, तो उसको एडमिटेड अभी भी है हॉस्पिटल में। तो ज़ाहिर है इस पे गम और गुस्से का इजहार किया हमारे यंग डॉक्टर ने। इनसिक्योर हुए बच्चियों के माँ बाप ने कहा कि आप हॉस्पिटल ड्यूटी पे नहीं जाएंगी। कोई भी बाप ये सोचेगा कि ये किस के कानून में भेज रहे हैं। तो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट का ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब से लेके नीचे तक यही व्यू पॉइंट है कि हमें वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतरीन देनी है, नो ज़ीरो वायलेंस और ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए वायलेंस की। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अभी भी गम और गुस्से में, एक शौक़ में मुब्तला हैं कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और उन्होंने ओपीडी किसी हद तक बंद की है, लेकिन हमने सीनियर डॉक्टर से वो भी काम ले रहे हैं ताकि मरीज़ों का हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं लेनी किसी किस्म की। वो तकलीफ़ में हमारे पास आते हैं और हमने उनके तकलीफ़ का मदावा ही बनना है। इस वक्त भी हम एक मीटिंग में ही हैं उनसे। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो ये कॉल ऑफ कर देंगे हर चीज़। और हमने उनके बहुत ज़्यादा मुतालबात थे, कुछ रिलेटेड थे इस वाक़या से, कुछ इससे नहीं भी रिलेटेड थे। उनमें से जितने भी हम कर सकते थे वो हमने कर दिए हैं। कुछ लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स की सिक्योरिटी ऑडिट हम करा रहे हैं, 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट की पॉलिसी पे हम अमल पैरा करने वाले हैं। इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं ताकि इसको हम बेहतर कर सकें उनके लिए एनवायरनमेंट। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, काबिले ये बिल्कुल एक मैं कहूँगी कि मुज़म्मत इसकी करनी चाहिए, जितनी भी हो, चाहे जितनी मर्जी गफलत हो, कुछ भी हो, लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं है। लेकिन सर, क्योंकि हमने ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हुए भी देखे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप आज इसके ऊपर ज़रूर हमें बताएं कि क्या हॉस्पिटल्स की जो इंतज़ामिया है वो इलाज के सिलसिले में तमाम तिब्बी उसूलों की पैरवी करती है? क्या वो तमाम रूल्स फॉलो किए जाते हैं? देखें, कोई भी हॉस्पिटल या उसका अमला, उसकी यही कोशिश होती है जो मरीज़ उनके पास आया है वो सेहतमंद होके जाए। लेकिन हकीकत ये है कि ज़ाहिर है हर ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। सांस जितने लिखे हैं वही लिखे हुए हैं, और जितनी तकलीफ़ लिखी है वो भी लिखी है। हम सिर्फ ज़रिया बनते हैं। हम अगर इतने बचाने वाले होते तो अपने माँ बाप को शायद ना मरने देते या बहन भाइयों को। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ उनको समझनी चाहिए, पब्लिक को भी। और ये अमवात पूरे दुनिया के हॉस्पिटल्स, मैंने कई मुल्कों में काम किया है, तो ज़ाहिर है वहाँ भी हम सर्टिफाई करते रहे हैं डेथ, और बड़ी अनफॉर्चुनेट यंग लोगों की सडन डेथ्स सर्टिफाई करते रहे हैं। लेकिन ये कुछ नहीं होता कि जो यहाँ हुआ है कि जो उसका इलाज कर रहा है उसी को मारपीट करनी शुरू कर दी जाए। तो मैं ये हॉस्पिटल्स हैं, सॉफ्ट टारगेट्स हैं, किले तो नहीं हैं, और ना हम इन्हें किला बनाना चाहते हैं कि हर बेड पे हम एक पुलिस वाला लगा दें। तो इसलिए जो माइंडसेट है वो मीडिया के ज़रिए ज़रूर हमें चेंज करना होगा कि हम अगर इतने बचाने वाले होते या हमारे बस में होता तो फिर हम अपनों को भी ना मरने देते, कभी भी ना मरने देते। हकीकत यह है कि डॉक्टर के बस में नहीं है, डॉक्टर के बस में सिर्फ वहाँ मौजूद होना है और कोशिश करना है। और वो इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर ने ज़्यादा कोशिश करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम किसी सरकारी हॉस्पिटल का विजिट करते हैं, हमें नज़र आता है कि वहाँ पे अमला डॉक्टर्स बड़े ओवरबर्डन्ड होते हैं, और शायद यही वजह होती है गफलत के वाक़यात भी सामने आते हैं, लोग शिकायत भी करते हैं। बड़ी आम से शिकायत होती हैं कि सही तरह से देखा नहीं गया। मरीजों की बाकायदा हमने ये तक देखा कि डांट डपट की जाती है, जिस तरह से उनसे बात की जाती है, लवाहिकीन से बात की जाती है। और शायद ये वजह है, ये रवैया वजह बनता है कि डॉक्टर पर तशद्दुद होता है और इजाफा आपको नज़र आया होगा। इस पर ज़रूर आप राय दीजिएगा कि सरकारी हॉस्पिटल में ये रवैया क्या वजह बनता है? सर बिल्कुल वजह है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इस यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की।
और इसीलिए जिस यूनिवर्सिटी में मैं बैठा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो कि मदर यूनिवर्सिटी है, उसमें बिहेवियरल साइंसेज हमने एसेंशियल सब्जेक्ट किया हुआ है कुछ सालों से, कि उसको पास करना पड़ता है। शायद बिहेवियर साइंसेस पढ़ाने से ना आए, माँ की गोद से आए, बाप की शफकत से आए, लेकिन जो भी है हमारे, चाहे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, इन सब का बिहेवियर इम्प्रूव होना चाहिए। और सर्टनली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का एक एग्जाम्पलरी बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि हम एक लीड करना है, हमने फॉलो नहीं करना अपने बिहेवियर में। और मैं चाहूँगा कि हर जो बच्चा है, जो उसके बाप की उम्र का मरीज़ है, उसे बाप समझ के ट्रीट करे, और जो उसका छोटा बच्चा है उसको अपनी छोटी बहन समझ के ट्रीट करे। और इंशाल्लाह इस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे पूरी एक डिके है पूरी सोसाइटी में, वही अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में, एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि उनके लिए ये जस्टिफाइड है। मैं समझता हूँ कि चाहे पूरी सोसाइटी मिसबिहेवियर में मुब्तला हो जाए, हमें, क्योंकि हम ऐसे वक्त में जब लोग तकलीफ़ पे होते हैं तब आते हैं हमारे पास, हम मिज़री के साथी हैं, इसलिए ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है भी। और मज़ीद हम इसको फाल बनाने जा रहे हैं कि जो बिहेवियर साइंसेस पढ़ा रहे हैं। और फिर एक और बहुत बड़ी इंटरवेंशन हमने की है 2-3 साल पहले यहीं पे, कि जो कुरान पाक की कुछ सूरतें हैं उनका उर्दू ट्रांसलेशन हमने कोर्स का करिकुलम का हिस्सा बना दिया है, क्योंकि उससे बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती जो अल्लाह ताला ने खुद तहरीर फरमाई है। लेकिन डॉक्टर साहब, वहीं पर जाहिर है ये बात भी है कि डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो बर्डन भी कम होना चाहिए, उनको उनके साथ भी ताउन करना चाहिए, ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर में चाहे डॉक्टर है चाहे मरीज़ है तो सब इंसानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें टाइम देने के लिए। हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक के जानिब, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे मैं आपको कहीं का खुशामदीद। अब जरा बात करते हैं शादी की। आपकी तो हो चुकी जी। वो बात सही है, जिसने खाई वो भी पछता है, नहीं, क्या मुहावरा था वो है जी, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो पछता है। लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीली मैरिड। बेगम देख रही है? नहीं भी देख रही, तो आई एम हैप्पीली मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल मैंने एक पोस्ट देखी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी तो जरा भी, क्या पोस्ट? आपके तो एज ब्रैकेट डिफरेंट है, तो जाहिर है। आपके एज ब्रैकेट की पोस्ट देखी मैंने, अच्छा, कि 1992 से लेके 2004 तक के जो ये बच्चे हैं ना, हाँ। बच्चे कहूंगा जी, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं, आपके लिए बच्चे हैं, जाहिर है। तो ये डरते हैं शादी करने से। क्यों? कमिटमेंट से भागते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। अच्छा, हालांकि आसपास इतनी अच्छी एग्जांपल्स हैं कि हैप्पीली मैरिड है, फिर भी घबराते हैं। अभी उनकी उम्र नहीं हुई शादी करने की। उम्र नहीं हुई? हाँ, हो सकता है उनकी क्या उम्र होती है वैसे ये बात, ये मुझे नहीं पता शादी की उम्र क्या होती है। अगर आंटियों से पूछे तो वो तो कहती है 18 के बाद लड़की की तो शादी कर देनी चाहिए। उसके 18 के बाद पूछना शुरू कर दिया जाता है, शादी कब करे, शादी कब करे, शादी कब करे। और मर्द की सही शादी की उम्र वो होती है जब वो अच्छा कमाना शुरू हो जाता है, स्टेबल होता है। और उसके बाद ये हमारी, मैं वो बता रही हूँ, जो हमारी सोसाइटी में रूल्स कुछ सेट हुए हैं, हमारे जो कल्चर के लिहाज से हम चल रहे होते हैं, जिससे मैं कुछ हद तक एग्री नहीं भी करती और कुछ हद तक एग्री कर भी रही होती हूँ। तो इस पर जरा बात करते हैं। हमारे साथ है जी डॉक्टर सोबिया खतीब हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे जरा बात करते हैं कि असल ज़हनी तौर पर शादी की उम्र क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, डॉक्टर सोबिया हमारे साथ हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि किस उम्र में आपकी शादी हुई और आपकी अब राय क्या है। अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि एग्जांपल बने, माहौल पैदा करने से लोग डरते हैं, शादी से घबराते हैं। और किस उम्र में आपको बातें सुनने को मिलना शुरू हो जाती है कि अब तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, अब तुम शादी कर लो। डॉक्टर साहिबा, सही उम्र क्या है शादी की, आपको क्या लगता है? पहले तो बहुत शुक्रिया हम टीवी का, और स्पेशली इस तरह के टॉपिक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा ना, रिसर्चेज और डेफिनेटली साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के हवाले से भी देखा जाए तो जहनी और इंतशारी जितनी भी शरह है ना, वो पीक पे जा रही है, क्योंकि शादी का जो ही ये इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कुछ स्पेसिफिक एज ब्रैकेट के अंदर, कोई लैंडमार्क डिफाइंड अभी उस हद तक नहीं हुआ जिस पे हम क्लिक करके कह दें कि दिस इज़ द टाइम। रिसर्चेस के साथ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि डाइवोर्स रेट और जब कम्प्लिकेशंस को देख के शादी के इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के हवाले से रिकमेंडेशन दी जाती हैं, तो एक ब्रैकेट दी गई है जो कि 2022 के अंदर लॉन्च हुई है। ये नेशनल हेल्थ सर्वे ने बेसिकली इसको कंडक्ट किया। उन्होंने कहा कि 25 से 29 के एज के दरमियान के अंदर जो शादी कर रहे हैं या शादी के जो जिनके रिफ्लेक्शन देखे गए हैं, क्योंकि ये 10 साल स्टडी की गई, तो उनके जो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, चांसेस ऑफ जितने भी रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स और डाइवोर्स रेट मिनिमम होते हैं। अच्छा,
یہ اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں اور اعداد و شمار کہتے ہیں کہ شادی کے انسٹیٹیوٹ کے اندر جب آپ ریکمینڈ کرتے ہیں بینگ این کیونکہ ریلیشن شپ تھراپسٹ کے طور پر جب بھی میں ریکمنڈیشن کے لیول پہ آتی ہوں تو کوئی سائنس بہت زیادہ آپ نے امبیڈڈ کرنی ہوتی ہے. مسکنسیپشن ہے, سوسائٹل پریشر ہے, فیملی برنگنگ ہے, اپنا مائنڈ سیٹ ہے, اپنی جو انوالومنٹ ہے, وہ ساری چیزیں یہاں پہ میٹر کرتی ہیں. لیکن کیونکہ ایج کے ساتھ اگر کنیکٹ کرتے ہیں آپ, اس کے بعد سیکنڈ لیول پہ جس کو ریٹ کیا گیا وہ کیا گیا کہ 21 سے 25 کی ایج کے اندر جن کی شادی ہو رہی ہے اس کا ڈائیورس ریٹ پھر تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. صحیح. پھر ارلی میرجز جو ہوتی ہیں اس میں ڈائیورس ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اچھا. ہمارے کانٹیکس پاکستان کے کانٹیکس میں جو سب سے زیادہ پرابلمز ہیں ہم دیکھتے ہیں ارلی میرجز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ تھوڑا سا طبقہ ہے جو شادی سے بچ رہا ہے, لیکن کچھ لارجر ہے جس کو نہ رائے کی اجازت ہے, نہ انڈرسٹینڈنگ ہے, نہ اویئرنیس ہے, نہ پتہ ہے. چھوٹی عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں, باندھ دیا جاتا ہے, ٹین ایج جس کو ہم کہتے ہیں ارلی چائلڈ میرجز, جو ہائی پیک ریٹ بہت سارے ہمارے رورل ایریا ہیں ان کے اندر چلتا ہے. اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں لیٹر آن جو کمپلیکیشنز بھی بنی ہوتی ہیں, پولیگیمی بھی بنتی ہے, رشتوں سے سیٹسفیکشن نہیں بنتی, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ایک طرح کا جو تعلق جس کو جیسے آپ نے کہا ماشاءاللہ ریلی اپریشیٹ پازیٹیو ایگزامپل سامنے آنے کی بہت ضرورت ہے ہمارے کانٹیکس میں. ہمارے ہاں جتنی بھی پریکٹسز جو میں نے دیکھی ہیں اور بینگ این سائیکالوجسٹ جب میں نوٹ کرتی ہوں, وی آلویز پروموٹ دا نیگیٹو, مطلب ہم ہمیشہ وہ منفی جملے. حالانکہ یہی سب سے بڑی غلطی ہے. ایک کالر ہے عاقب خان فرام پشاور. السلام علیکم جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے ہیں آپ؟ شادی شدہ ہیں؟ خوشی کی خبر سنائے پہلے. شادی شدہ ہیں آپ؟ جی شادی شدہ ہے سر. میں سمجھا گمشدہ ہو گئے ہیں, آواز چلی گئی تھی نا. کس عمر میں شادی ہوئی تھی؟ تقریباً میرا 19 سال میں شادی ہوئی ہے سر. 19 سال. اچھا, کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو اب عاطف؟ ابھی تقریباً ہو گئے کوئی 7-8 سال ہو گئے ہیں. آپ ایکسپیرینس شیئر کریں. 19 سال میں شادی ہوئی, بھابھی کی ایج کیا تھی, اور آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس ایج میں شادی کا کیا امپیکٹ ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں سر کہ ٹائم سے شادی ہونا چاہیے, کیونکہ میں جب شادی کیا نا تو بہت اچھے ایج میں تھا, اور بھابھی جو تھی نا وہ تقریباً میرے سے 2 سال بڑی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ میں تھوڑا میٹرک کر کے بس اس کے بعد جو ہے نا پاکستان آرمی جوائن کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا شادی کر دی میں نے 2 سال بعد. ماشاءاللہ. اور یہی کہیں گے آپ کے بس جلدی شادی ہونی چاہیے, آپ یہ رائے رکھتے ہیں؟ جلدی شادی ہونا چاہیے, کیونکہ ہر حالات میں جو ہے نا شادی ٹھیک ہے. بعد میں جب عمر زیادہ بڑھتا رہتا ہے نا تو کچھ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. کوئی کیا بالکل ٹھیک ہے, آپ کی رائے آ گئی. اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ایک اور میتھ وہ بریک کر رہے ہیں. انہوں نے خود سے بتایا کہ میری جو وائف ہے 2 سال مجھ سے بڑی ہے. نارملی ہم کیا کرتے ہیں جی, شادی کی جب عمر ہوئی یا جب آپ نے سوچا کہ شادی کرنی ہے تو لڑکی آپ دیکھتے ہیں جی وہ چھوٹی ہو عمر میں, جتنی چھوٹی ہوگی اتنا بہتر ہوگا. لڑکی چھوٹی ہو لیکن قد اس کا لمبا ہو. ہاں, دکھنے میں ہمارے سٹینڈرڈز جو ہمارا جو شادی جب بھی شادی کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے کسی فیملی کے اندر, بیوٹی, اس کا سٹیٹس, اس کی پڑھائی, یہ ساری چیزیں, ایج, یہ جو 4-5 فیکٹرز ہیں نا, ان ساری چیزوں کو سب سے پہلے ڈسکشن میں لایا جاتا ہے. لڑکی دکھتی کیسی ہے, پیاری, لیکن اس کے ساتھ ہی جو اپنے ان کے ڈومینز ہیں یا اس میں اس کا لو کا کتنا چانس ہے, وہ کیسے رشتے نبھانا جانتی ہے کہ نہیں جانتی. ابھی جتنے اعداد و شمار جیسے انہوں نے کہا نا, دیکھیں سننا میں بھی ہم نے دیکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی, اور حضرت خدیجہ جو تھی 40 میں تھی. وہ ایک پوری ایگزامپل, مطلب میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں, لیکن کیونکہ اسلامک اٹیچ وہ ساری ہو نہیں سکتی. ہم نے جو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دی ہے, بینگ ان کمیونٹی, ہم نے بہت لوازمات ڈال دی ہیں اس کے اندر, مشکلات ڈال دی ہیں. وہ ہمیشہ نہیں کہا جاتا کہ زنا کو عام اور نکاح کو بہت زیادہ ریسٹرکٹیو بنا دیا گیا ہے, اور جس کی بیس پہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی برائیاں, بہت سی ایسی مشکلات, بہت سی ایسی بیماریاں وہ سامنے ضرور آ رہی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں جی, اجمل ہے مظفر گڑھ سے. السلام علیکم اجمل, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. ایکچولی میں 2-3 کومنٹس کرنا چاہوں گا. آپ کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں میری اپنی ایک ریسرچ بھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کی جو صحیح عمر ہے نا, وہ جب لڑکا اور لڑکی یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک دوسرے کو ان کے رائٹس دے سکتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ ایک بیسٹ عمر ہو سکتی ہے. بہت پیاری بات. آپ نے جو کہ ریسرچ کا ذکر کیا, میں ضرور چاہوں گا کہ وہ پوائنٹس شیئر کریں ہمارے ناظرین کے لیے. جی جی جی. اور ایک اور چیز میں وہ بھی شیئر کرتا ہوں, اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اور چیز کا بڑا خیال رکھا جانا ضروری ہے. آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور پلس آپ کی جو فیانسے ہو یا کسی کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن ہو, تو یہ بہت سی باتیں دلہا دلہن جو بننے والے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشن لیول کو نا ریز کر دیتے ہیں, کیونکہ کمیونیکیشن زیادہ ہو جاتی ہے.
उस वजह से जब शादी हो जाए फिर वो उस एक्सपेक्टेशंस पे दोनों पूरे नहीं उतर पाते। तो मैं ये भी एक एडवाइस समझ लें या एक पॉइंट समझ लें कि कम से कम उन दोनों को अपनी कम्युनिकेशन में एक इतना गैप जरूर रखना चाहिए कि बाद में करने के लिए बातें भी हों और बाद में करने के लिए बातें बच जाएं। अच्छा, ये अब इन्होंने ना दो, अजमल ने ना, जी बहुत शुक्रिया अजमल कॉल करने के लिए। अच्छा, दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने रेज किए। एक ये कि चलेंगे इनकी अपनी एक जाती राय है, हर रिलेशनशिप की एक डिफरेंट डोमेन होती है, वो हर कोई अपने लिहाज से जो जिसके साथ जो कनेक्शन हो। बट ये जो सोशल मीडिया पे स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, क्या ये भी डिवोर्स रेट की एक वजह बनती है कि लोग एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से बिल्ड कर, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम जिस तरह देखते हैं कि अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखाई जा रही होती है, जनाब ये दे दिया मुझे, वो दे दिया मेरे हस्बैंड ने या मेरे पार्टनर ने मुझे ये दिया जी, फैंसी सी जगहों पे बैठे हुए हैं, वो जिंदगी दिखा रहे होते हैं जो असल में नहीं होती। पॉजिटिव चीज़ें हाईलाइट की जा रही होती है, नेगेटिव चीज़ें साइड पे रखी जा रही होती है, जो असल सख्तियां हैं जिंदगी की वो शेयर नहीं दिखाई जा रही क्योंकि उसमें उनको खुद वीकनेस फील होती है। यही सबसे बड़ी जो परेशानी का आलम है ना, हमने लाइमलाइट में डाल दिया ज़िंदगी को, रिश्तों को, और जो हार्ड रियलिटीज़ हैं जो एक्चुअली ज़िंदगी का हिस्सा हैं उनको सामने ना लाके हमने वो जो आने वाली नस्ल है ना उसको बेसिकली खौफज़दा भी कर दिया है। क्योंकि वो देखता है एक ब्यूटी क्वीन, एक देखता है किंग, एक देता है जो टोटली लाइमलाइट में बैठे हुए डिनर कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, जब आती वाइफ है सब कुछ स्क्रीन से हटके जो मेकअप दिखता है ना, जो रियलिटी दिखती है, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, देखिए बहुत से यहाँ पे सोशल मीडिया का हाईली इम्पैक्ट है आपके रिश्तों के टूटने और आपके रिश्तों के बनने पे भी। क्योंकि हम टूल को कैसे यूज़ कर रहे हैं ये हमारी जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी हमारे माशरे के अंदर आई है। हमने टूल मोबाइल पकड़ा देते हैं लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, सोशल मीडिया को लेके कैसे चलना है, उसका इम्पैक्ट कैसे लेना है, उसकी अपब्रिंगिंग नहीं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। देखिए हम जब टीचिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं ना, मैं हमेशा जब मैरिज की बात करती हूँ तो रिप्रोडक्टिव एज की ज़रूर बात करती हूँ। तो हमारा जो 9th-10th का सिलेबस आता है या उसमें जो रिप्रोडक्टिव एज के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है बच्चे या बच्ची की, उसके लेवल पे हमेशा वो चैप्टर स्किप करके कह दिया करता है बाद में देख लेना, इसको पढ़ लेना, आगे चला जाता है। अब उसकी जो अपने लाइफ के साथ कनेक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज के साथ उसका कनेक्शन है, उसकी सोसाइटी के साथ, उसकी मैरिज के साथ, उसके रिश्ते बनने के साथ, टूटने के साथ, इमोशंस के साथ, सारी चीज़ें। लेकिन वो जब देखता है सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ जो उसे सिर्फ खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, अट्रैक्ट लगती है, बगैर अंडरस्टैंडिंग के वो उसकी तरफ जंप करता है। और जंप करके आप देखें, जो आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि डाइवोर्स रेट डेफिनेटली हमारे यहाँ ब्रेकअप, जो रिश्ते बने भी हैं या इंगेजमेंट हुई हैं या थोड़ा सा उन लोगों की बातचीत हुई है, उसमें भी ब्रेकअप सबसे ज़्यादा जो बाहर है ना, वो इसलिए आ रहे हैं कि टोटली जो एक मैचिंग जोन है ना वो नहीं कर पा रहे। है देखिए जिंदगी है, अब दो लोग अगर साथ हैं तो दो लोग डिफरेंट होंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। मेरे ख्याल में शोएब इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। मेरी इसमें राय ये है कि कोई भी रिश्ता तब चलता है जब आप दूसरे को एक्सेप्ट करें द वे ही और शी इज, विद द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। रिलेशनशिप के 4 दुनिया में स्टडीज करके ना 4 स्टेप्स बताए गए। एक पहला अट्रैक्शन का आता है, दूसरा आपका आता है रियलिटी, तीसरा आता है एक्सेप्टेंस और चौथा आता है आपका मैच्योरिटी। हमारे दुनिया में जितने भी जब मैं रिलेशनशिप थेरेपी के लिए बैठती हूँ और जब पेशेंट्स देख रही होती हूँ, उस टाइम में सबसे ज़्यादा लोग रियलिटी पे फंसे रह जाते हैं 40-40, 50-50 साल। अच्छा, लोग आते हैं अभी कितने लोग आते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें ये चीज़ होती है ना कि लोग अपने रिश्तों को बेहतर करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा है ये रुझान नहीं है, फैमिली वाले बैठ रहे होते लेकिन थेरेपी की तरफ नहीं जा रहे होते। इस पर राय देने से पहले मिसेस सलमान, एक कॉलर है फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे आप लोग एज ग्रुप की बात कर रहे हैं कि यंग एज ग्रुप में जैसे हो रहा है, बट लेट शादी का भी मुझे ये प्रॉब्लम है कि आई वाज 28, माय हस्बैंड वाज 35 व्हेन वी गॉट मैरिड। बट प्रॉब्लम ये हुई कि इतना ज्यादा एज में भी, क्योंकि वो एक इंसान, 2 इंसान समझे जाने इतना चेंज हो चुके होते हैं कि एक दूसरे को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और एडजस्टमेंट में डिफिकल्टी होती है। ऑल्दो हम दोनों की कंपैटिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही शुरू से, बट ड्यू टू फैमिली रीजंस एंड इश्यूज, क्योंकि वो इतने ज्यादा मामाज बॉयज हो चुके थे कि उनकी डिसीजन मेकिंग खत्म हो चुकी थी। ये जरा बताएं सही, इस मामाज बॉय को आपने चेंज कैसे किया फिर? मेल में कैसे? नहीं, बहुत रफ पैच आया हमारी लाइफ में कि हमें 1 साल के लिए सेपरेट भी रहना पड़ा, बिल्कुल निकाल दिया गया, बहुत सारे इश्यूज आए। तो वो भी क्योंकि इतना ज्यादा वो फैमिली प्रेशर में थे कि
उनकी सारे डिसीजन मेकिंग मदर के हाथ में थे। और वो फिर लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करूंगा, इतना मुझे अच्छा लग रहा है सुनकर के आप देखें कि वो हार्डशिप भी शेयर कर रही हैं और वो बता रही हैं कि उन्होंने उसको वो नहीं कहा कि रिश्ता खत्म करना है, 1 साल सेपरेशन भले ले लेकिन उन्होंने अपने मामलात को डिस्कस किया। दैट इज द मैच्योरिटी वी नीड इन आवर सोसाइटी कि आपने ये सोचना है कि आपको अपने मसले खुद हल करने। प्लीज प्लीज बताइएगा। बिल्कुल, सब्र बहुत जरूरी है और 1 साल सेपरेट भी रहे, डिवोर्स तक बात पहुंची, लेकिन हम दोनों ने मिलकर फैसला किया हमें साथ रहना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बैक टू नॉर्मल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बट ऑब्वियसली जो आपके वो एक होता है ना दिल में ग्रजेस और सबके मतलब दोनों तरफ साइड से वो है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे हस्बैंड का जी आप दोनों साथ रहे, हमेशा खुश रहें, दुआ भी है। लेकिन इस पूरी जर्नी में जो आपकी शादी की अभी तक की है, आगे भी अल्लाह बहुत खूबसूरत रखे इसको, या 5 साल, एक जुमले में मैं अगर पूछूं क्या सीखा आपने, जो आप मशवरा देना चाहेंगी उन कपल्स को जिनके दरमियान कोई ना कोई इशू आ जाता है? मैं ये कहूंगी कि अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना लड़कियों को अपनी फैमिली से एक हद तक शेयर करें। देखिए आप लोग तो एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो जो एक कड़वाहट होती है ना जो एक दूसरे के दिलों में होती है, तो वो फैमिली की तरफ से नहीं जाती। क्योंकि देखिए आप फौरन जाके लेंगे, वो फौरन दुख होंगे हमारी बेटी के साथ इतना जुल्म हुआ है, हमारी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ है, तो वो कंपैटिबिलिटी अब जाके जो मैंने सीखा है वो अपने हद तक रखें आप चीजें। ये बहुत प्यारी बात है कि 2 लोग आपस में मिल के अपने मसलों को सॉर्ट आउट करें, ना कि ये कि अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। बिल्कुल, जोड़े का भी जिक्र किया गया है ना कुरान में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो लिबास, इसीलिए कहा गया है कि आपके अंदर जो भी चल रहा है, क्योंकि जो कपल्स के अंदर इंतशार पैदा होता है वो जो एक्सटर्नल फैक्टर है, फैमिली चाहे इन लॉज लड़की के हैं या लड़के के माँ बाप हैं, दोनों की तरफ से जब इंटरफेरेंस होती है तब मामलात ख़राब। अपने लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में कहा ना डिफरेंसेस होते हैं, शख्सियत के डिफरेंसेस, जैसे इन्होंने कहा लेट एज के अंदर कंक्रीट बन चुकी होती है, उसको तोड़ना उसको चेंज करना वेरी डिफ़िकल्ट। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा जाता है कि थोड़ा जल्दी शादी कर ली जाए ताकि दोनों सीखेंगे, लर्न करेंगे, लेके चलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि आपने अपने मामलात को अपने खुद हल करना है, अपने आस्क फॉर द हेल्प फॉर द एक्यूरेट पर्सन। हाँ, ये नहीं कि आपने हर किसी से शेयर करना है, खानदान में मदद जरूर लेने की, उससे आपको अच्छी राय दे। देखिए एक और कॉलर है सलमान फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? सज्जाद फ्रॉम मुल्तान जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, ये जो बड़ा अच्छा टॉपिक है जो आप लेकर के चल रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इस्लाम के मुताबिक तो जब लड़का या लड़की बलूगत को पहुंच जाए तो उनकी शादी कर दें, ये तो इस्लामी पॉइंट है। तो लेकिन चूंकि हमारे यहाँ अब जमाना इस तरह से है कि जब तक जरिया मुआश ना हो, जब तक कोई सही का कमाई वाला लड़का ना हो, तो शादी मुमकिन ही नहीं होती। क्योंकि दीन भी ये कहता है ना कि आप जिसको लेकर आ रहे हैं आपने उसका ख्याल रखना है, इस काबिल तो आपको होना चाहिए। वो एज के साथ दूसरा फैक्टर बिल्कुल दीन में भी है। जी जी, इसी तरह से हो जाता है जी। मेल लड़का जो है वो चला जाता है 25 से 30 साल की एज में, अब उसके घर वाले ढूंढ रहे होते हैं कि हमें बिल्कुल छोटी सी एज की 17 से 18 साल की बच्ची मिल जाए। अब उसकी एज में और उसमें थोड़ा फर्क होता है। वो लड़की जब जाती है वहां पर तो वो यही चीजें देखती है कि मतलब वो अपनी एज के हिसाब से चल रही होती है, जबकि वो जो 25-30 साल का बंदा हो गया वो अपने हिसाब से चल रहा होता है। यहाँ से शुरू होते हैं फिर इख्तलाफ। यानी आपकी राय ये है कि एज डिफरेंस इतना नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी साथ मौजूद थे ऑन दिस डिस्कशन, और ये बड़ा अहम मौजू एक पहले भी डिस्कस होता है, हम कोशिश करेंगे आगे चलकर फिर डिस्कस करें, क्योंकि ये बहुत अहम है। वो लोग जो हमसे शेयर भी करें अपने मसाइल, ये ज़रा कोई हतमी इस पर बात नहीं होती कि जी ये एज ब्रैकेट, लेकिन ये बड़ा अहम है कि आप ये समझें, ये सीखें कि अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है शादी का, आपने अपने खानदान ने उसको लेकर चलना है आपने, अगर कोई डिफरेंस आ भी गया है नॉट अ प्रॉब्लम, डील विद इट। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। इन फ्लेम्स क्या जबरदस्त मूवी के कांस तक पहुंच गई, और उसमें जो अदाकार अदनान शाह टीपू इतने कूल, इतने क्यूट, इतने हैंडसम, सुपर डुपर स्टनिंग, क्या लग रहे थे, क्या लग रहे थे। बनता है जी, बनता है और सबने इसलिए बहुत ज्यादा उनको मुबारकबादें भी दी है, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। और फिल्म का ऐसे जाना और हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स जो उनकी रिप्रेजेंटेशन वो भी इतने अच्छे तरीके से दहाइयों के बाद इस कैटेगरी में जी, ये एक बहुत अच्छी एक खुशखबरी है हम सब के लिए। जाहिर है फिल्म के ऊपर भी बात करते हैं, जरा कैंसर का जो एक्सपीरियंस था उस पर भी बात करते हैं। टीपू शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम टीपू, कैसे हैं आप? बड़े जबरदस्त लग रहे थे, ये किसने स्टाइल किया था आपको? थैंक यू वेरी मच जी। थोड़ा सा अदनान शाह टीपू कह दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। स्टाइल मेरा साहिल भाई ने किया था, साजिद मोसानी साहब ने, और
اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس ذرا نوازی کا. بس جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے آپ پہ اور جب ٹیمز اچھی بنتی ہیں, آئی تھنک اٹس اے سکسیس آف اے ٹیم. اینڈ جہاں تک یہ کپڑوں کا تعلق ہے تو سلیکشن موسٹلی اٹ واز مائی وائف who said کہ wear these clothes, wear this one, and combination تو credit goes to her. نہیں, ہم تو کہتے ہیں کامیاب مرد کے پیچھے عورت ہے, اس کا مطلب ہے ایک خوش لباس مرد کے پیچھے بھی عورت ہی ہے, اور وہ بھی بیوی ہے. میں کپڑے پہن کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے؟ آپ نے اپنا دن بھی بنا لیا ہے اور آپ نے بہت زبردست نہ سیٹ کر لیا ہے ماحول. بھابی must be very happy. اللہ خوش رکھے آپ کو عدنان بھائی. اچھا تھوڑا سا اس مووی کے بارے میں بھی بتائیے گا, کیا خاص بات ہے؟ موقع ملا چوکا مارو, مار دیا. I think سر اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اٹس اے ٹیم ورک. اور میں نے زرار کے ساتھ, زرار خان کے ساتھ پہلے بھی کام کیا تھا, ہم نے کی ڈاکس کلیئرٹی. اور جب آپ ایک یونٹ اور جو پیشن تھا ساری ٹیم کا ٹو ڈو ویل, آئی تھنک دیز ور دا انٹینشن, دا ہارڈ ورک, the way all put their heart and soul from Zarar Khan to everyone, to the guy who was serving us chai pani. The effort was one, the energy was one, and it paid off. اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد جب کانز فلم فیسٹیول پہ پہنچنا, وہ جو مومنٹ تھا وہ کیا تھا, کتنا اچھا, ظاہر فور شور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے, بٹ وی وانٹ یو ٹو شیئر دیٹ ایکسپیرینس کہ اس وقت کیا جذبات تھے, کیا فیل کر رہے تھے وہاں پر؟ سب سے پہلے بات تو یہ کہ بلڈ آف حسین کے بعد 40 سال کے بعد ڈائریکٹرز فوٹے میں کوئی پاکستانی فلم سلیکٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بعد جب پوری دنیا آئی ہوتی ہے اور جب پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو میرے ابھی بھی اف آئی کین, میرے وہ گوز بم جو ہوتے ہیں نا کہ بندہ اتنا فخر محسوس کرتا ہے جب آپ پاکستان کا نام لیا جاتا ہے, آپ کا نام لیا جاتا ہے, اینڈ یو ریپرزینٹنگ یور کنٹری in front of all over the world. This feeling is not explainable. یہ اس کو صرف ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, لیکن ہم خوش تھے کہ we were representing Pakistan and the way people received it, کہ 2 منٹ کی جب آپ کو اسٹینڈنگ اویشن ملے اور آپ ایک دم خود کھڑے ہو جائیں, آپ کو پتہ ہی نہ چلے آپ کو کس طرح کھڑے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, تو یہ وہ فیلنگ ہے جس میں خواب ہے. بالکل خواب میں کہتا ہوں کہ ضرور دیکھنے چاہیے, خواب پورے ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے محنت بھی اتنی کرنی چاہیے. اگر آپ خوابوں کی ہنڈیا کو محنت اور ایمانداری کے تڑکے پہ پکائیں گے نا تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر. اور بیوی کے فرمائش پہ کپڑے پہن کے جائیں گے تب بھی, ان کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے. لازمی آج کا دن بن گیا, بنا لیا آپ نے, دن بنا دیا آج اپنا. آج آپ کو کھانے میں آپ کی فیوریٹ ڈش ملے گی. عدنان بھائی, ایک ہوتا ہے انسان خواب دیکھتا ہے, انشاءاللہ عدنان بھائی, ایک ہوتا ہے انسان خواب دیکھتا ہے, ایک ہوتا ہے انسان خواہش کرتا ہے, ایک ہوتا ہے انسان بالکل نہیں سوچتا کہ یہ ہوگا, اور ایک ہوتا ہے اگر یہ ہو گیا تو پتہ نہیں کیسے ہوگا. تو کانز کو لے کر آپ کی زندگی میں کیا تھا؟ خواہش تھی, خواب تھا, کوشش تھی, محنت تھی, یا سب کچھ ہی تھا؟ یار سب کچھ ہی تھا, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی تھی, سب سے بڑھ کے اللہ کی مہربانی تھی, دعائیں تھی, سب آپ کے ساتھ نصیب جڑتے ہیں. پہلے ماں تھی, پھر بیوی ہے, اب 4 بیٹیاں شامل ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ, رحمت ہی رحمت ہے. یہ سب کی کامیابی, یہ پاکستان کی کامیابی, یہ زرار خان کی کامیابی ہے, یہ انم کی کامیابی ہے, یہ رمشا, جتنے بھی سب لوگ تھے, عمر, جتنے بھی ہم سب تھے, کیا کہتے ہیں ہماری جو تھیں, کیا کہتے ہیں بختاور, ہم سب کی, جتنے بھی ہم سب لوگ تھے, کیا کہتے ہیں, یہ ان سب کی کامیابی ہے. کیا کہتے ہیں جتنی بھی ہماری کاسٹ تھی, from everyone, it's a team work. and اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو اگر آپ چلتے رہیں گے, آپ ایمانداری سے چلیں گے, محنت کریں گے, there is no shortcut to success. You do hard work, and if you do hard work with sensibility, آپ پوری دنیا کے ساتھ چلیں, بے شک, تو انشاءاللہ تعالی بہت کامیابی ملے گی. ریٹا ٹوئی کی لائن ہے نا کہ not every
Not everybody can be a great artist. Not everybody can be a great artist. But a great artist can come from anywhere in the world. Wow. So Pakistan is full of great artists. Trust me. इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें भी अदनान भी हम ये देखते हैं ना कि डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, राइटर्स हों, जितने भी इस जुड़े होते हैं कि प्रोजेक्ट के साथ, एट द एंड ऑफ द डे वो जो एक कैरेक्टर होता है ना, उसके ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं। इसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, इसने अच्छा डिलीवर कर दिया, तो काम बन गया। सारा नजर उस एक शख्स पे या चंद उन एक्टर्स पे हो रहा था जिस ज़ाहिर फिल्म बनी होती है। एक कैरेक्टर पर कितनी जिम्मेदारी होती है, जरा आप हमेशा जिम्मेदारी निभाते हैं। जिस रोल में हमने आपको देखा, बहुत पसंद किया आपको और अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी माशाल्लाह। एक कैरेक्टर पर कितनी जिम्मेदारी होती है और कितना प्रेशर होता है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आई एम नॉट ए गुड एक्टर, आई एम ए वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। आई कीप, क्या कहते हैं, सर्चिंग, कीप ट्राइंग टू फाइंडिंग। देन आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी, इट्स अ वेरी वेरी, एक्टिंग इज अ वेरी वेरी टफ जॉब। कोई भी जो इतना सा रोल भी करता है, आप गोरों की फिल्म उठा के देख लें, वो पीछे से भी गुजर रहा है ना, तो वो गुजर रहा है, आपको लगेगा नहीं कि वो फिल्म का हिस्सा है, वो कैमरे की तरफ देख रहा है। तो चक्कर ये है कि आपका वहां पर होना, उस सेट पर होना, वो उस किरदार के साथ आप अगर ईमानदारी से वो किरदार कर रहे, तो कैमरा झूठ नहीं बोलता, वो सब कुछ दिखा देता। और वो फिर अगर वो चीज़ नहीं होगी, तो जो हमारे यहाँ, तो फिर भी हम बड़ी, अगर मेरी बेटी की कोई चीज़ होगी या मेरे भाई की कोई चीज़ होगी या मेरे बच्चों की कोई चीज़ होगी, मैं कहूँगा ये सबसे बेस्ट है। लेकिन हम ये करते हैं, ये सब जगह तकरीबन होता है, लेकिन गोरा ये नहीं करता। गोरे को जो लगती है सही, वो चीज़ सही होता है, वो कहता है ये सही है, और वो इस मामले में काफ़ी सख्त है। तो हमें भी चाहिए कि हम चीजों को इतना अच्छा करें कि लोग खुद कहने पे मजबूर हो जाएं। कुछ यूनिक स्टोरीज लाना शुरू कर दें, वरना अक्सर हम तो अब यही देख रहे होते हैं कि हीरो या हीरोइन सेंट्रिक जो है वो फिल्म्स बनाई जा रही होती है, लव स्टोरी होती है, एक जैसी नजर आ रही होती है, ऑडियंस देख भी रही होती है, लेकिन जाहिर है कंप्लेन भी साथ साथ कर रहे होते हैं कि हमें कुछ मुनफरिद दिखाएं। पाकिस्तान में मुनफरिद स्टोरीज पर काम करना इस वक्त कितना जरूरी है? नहीं, कुछ लोग कर रहे हैं। जैसे देखिए, बहुत सारी चीज़ें, वो क्या, एक शेर है सैफुद्दीन सैफ का कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं है। उडारी आया, फिर उसके बाद दिल ना उम्मीद तो नहीं है आया, आप क्या कहते हैं, फिर जितने भी आप कुछ डायरेक्टर्स हैं जो बड़ा सब्जेक्टिव काम करते हैं, लेकिन कुछ वो कहते हैं ना, गुड फिल्म्स नीड गुड ऑडियंस। तो हमारी खुशकिस्मती ये थी कि कांस वहाँ पर चली जहाँ पे गुड ऑडियंस थे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमने अवाम को आदी बना दिए ख़ास तरह की चीज़ें देखने का। अब 10 साल 15 साल उनको लगे हैं उस तरह की चीज़ें देखने में। हमने उस तरह के, पहले हमारे ड्रामे आते थे, अशफाक साहब लिखते थे, मुन्नू भाई लिखते थे, अनवर मकसूद साहब लिखते थे, डॉक्टर डायनेस आइज़िक लिखते थे, यूनुस जावेद साहब लिखते थे। दे वर ऑल थॉट्स। हम वो कहते ना कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, हीरो सेंट्रिक हीरोइन सेंट्रिक फिल्में बननी चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट में भी तो बननी चाहिए। जो हमारा इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी में इतना कुछ हो रहा है, वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। एक माली भी हीरो हो सकता है, एक क्या कहता है जो झाड़ू लगाने वाला है उसकी भी एक कहानी है, जो आपको चाय पिलाने वाला बंदा है, या जो एक पठान है जो छल्लियां लगा रहा है या दाने बेचता है, उसकी भी एक कहानी है। कहानी हर एक की है, लेकिन हमने चंद मखसूस कहानियों को फोकस कर लिया है, उसकी वजह से चीजें ड्रैग हो रही हैं। और वन डे आई थिंक इट विल ब्रेक। जी, इसी तरह के जाहिर है फिल्म्स बनती है, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि और भी लोग काम कर रहे हैं और वो ऐसी स्टोरीज हमारे सामने आ भी रही थी, लेकिन जाहिर है फिर इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी ऑडियंस या बुरी ऑडियंस की हम बात करें। जाहिर है हम जो चीज़ दिखा रहे होते हैं लोग वही देख रहे होते हैं। अदनान, आपको कभी ज़िंदगी में कभी फील हुआ अभी स्टेज पे आके या कभी भी कि नहीं कोई और करियर में चूज़ कर लेता, मैंने ये करियर क्यों चूज़ किया, मे बी अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, या फिर जिस तरह से आपने बताया कि इस तरह से काम भी बहुत कम हो रहा होता है? नहीं, मैं उन चंद खुशनसीब एक्टर्स में से हूँ जिनको मैंने जब से काम स्टार्ट किया, अल्लाह की हमेशा मेहरबानी रही है, दुआएं रही हैं मेरे साथ। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। क्या कहते हैं, फ़बिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आता इंसान हो जाता है, लेकिन वो उसी वक्त तो आपके किरदार का टेस्ट होता है कि यार आप जिस वक्त आप गिरते हैं आपका तब टेस्ट होता है, जिस वक्त आप खड़े होते हैं उस वक्त आपका टेस्ट नहीं होता। और अप्स एंड डाउन जिंदगी का इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन यस, आई वाज नेवर बोर्ड फ्रॉम दिस बिजनेस। आई वाज नेवर बोर्ड। आई थॉट कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं यही काम करूँगा।
जबरदस्त, ये होता है पैशन, ये है डेडिकेशन जी। और वो नजर भी आती है आपके हर काम में, हर किरदार में। बहुत शुक्रिया अदनान शाह टीपू साथ मौजूद थे और कान फेस्टिवल में जो एक्सपीरियंस था वो हमसे शेयर कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। कुवैत से ताल्लुक है, शाहजेब रिंद इनका नाम है और अमेरिका में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है। कराटे कॉम्बैट प्रो फाइट जीतने वाले पहले पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट बनने का एजाज हासिल है। 6 मरतबा कौमी चैंपियन बन चुके हैं और इस दफा जो फाइनल हुआ तो वेनेजुएला के गाबो डियाज ने इनको 3-0 से नॉकआउट किया। अमरीकी सरजमीन है और हमारे ये एथलीट हैं और किस महारत से वहां पर जाकर फाइट करते हैं ये तो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। और शाहजेब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें वेलकम करेंगे। शाहजेब, अपना जरा इस सफर के बारे में हमें बताएं, इस फाइट के बारे में बताएं, कैसे कंपटीशन आपने विन किया, क्या एहसास थे, कितनी तैयारी की थी? जी बिल्कुल, सफ़र तो बहुत ही सख्त सफ़र था और कंपटीशन की तैयारी जो है बहुत ज़्यादा थी। और मैं जो है अमेरिका में 4 मंथ से ट्रेनिंग कर रहा था, जिसमें जो है मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग करता था, फिर जो है पूरे दिन मेरी जो है ट्रेनिंग में गुजरती थी। और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा सख्त थी, आपको पता है अमेरिकन लीग्स में कंपटीशन करना बहुत ही बड़ी बात है और वहाँ पे ना मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। और मैं जो है लास्ट ईयर से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मतलब 1.5 साल का ये मेरा प्रिपरेशन है। उसके बाद जाके मैं जो ये कंपटीशन मैंने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी और मैंने मुल्क का नाम रोशन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब आप पे प्राउड फील करते हैं, हम फख्र महसूस करते हैं कि आपने वहां जाकर अमेरिका में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। अच्छा, जहां पर शाहजेब आपने ट्रेनिंग की बात की है, अब जाहिर है वहां पे अमेरिकन फाइटर्स भी हैं और फैसिलिटीज़ उस लिहाज से हमें बताएं कि जहां पर आपने ट्रेनिंग की, क्या वहां पर उतनी बेहतर फैसिलिटीज़ थी, किस एनवायरनमेंट में आप बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्या इसका फ़र्क वहाँ जाकर फाइट करते हुए आपको महसूस हुआ? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान एक जो है पसमानदा इलाका है। यहाँ पे जो है हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कुछ है। और वहाँ पे जाके जो है खेलना, और वहाँ पे आपको पता है कोचेज जो है वेल ट्रेन कोचेज है और उनके पास जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा स्किल्स है उनके पास। वहाँ पे जाके खेलना बहुत ही बड़ी बात है। और वहाँ पे मेरी जो ट्रेनिंग थी बहुत ज़्यादा सख्त थी और जो है मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात स्टार्ट में हुए थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ से मैं गया हूँ, वहाँ पे जो है सब कुछ डिफरेंट है और कोचेज जो है सारे एक्सपर्ट्स है। तो फाइट में मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आप फाइट भी देख सकते हैं। फाइट में जो है मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि ये जो है मेरे लास्ट ट्रेनिंग कैंप थी, इस वजह से मैंने जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन सवाल उठता है ना, अगर एक शख्स ये कहे कि जी फैसिलिटीज़ का इशू था, बहुत सारे हर्डल्स थे, मुश्किलात थी, लेकिन जब फाइट देखते हैं हमें लगता है कि आपसे बेहतर कोई था नहीं। 3-0 नॉकआउट किया आपने, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को नॉकआउट किया आपने। जी, हर्डल्स तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती है। स्टार्ट जब मैंने किया था अपनी जर्नी, जब मैं जो है मोटिवेशनल था, मतलब शौक से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन जो मेरा एंड जो गुजर रहा है वो जो है एंड मेरा जो है गाड़ी भेजने में, प्लॉट भेजने में, इन सब चीज़ों में गुजर रहा है। क्योंकि मैं जो है जब जा रहा था तो मुझे आपको पता है अमेरिका इज एक्सपेंसिव। अच्छा, यानी शाहजेब जाने के लिए जो फाइनेंसिंग करनी पड़ी वो अपने खुद की गाड़ी बेचती, प्लॉट बेच दिया। मैं जरूर चाहूंगा बताएगा फाइनेंसिंग में कितना इशू है, फिर आपने क्या क्या किया? जी बिल्कुल, फाइनेंसिंग में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। आपको पता है मेरा जो वीज़ा केस था $9,000 सिर्फ वीज़ा के थे। फिर उसके बाद आपको पता है अमेरिका इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यू हैव टू गो देयर एंड वहाँ पे आपको जो है अपने जो है मतलब आप अगर एज अ फाइटर जाएंगे, वो आपको पता है डाइट होती है आपकी और ट्रेनिंग जो कोचेज होते हैं उनका एक्सपेंसेस है, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस थे। तो मैंने जो है मेरी फैमिली की गाड़ी थी वो हमने भेजी, मेरे भाई की गाड़ी थी वो हमने भेजी, फैमिली की प्लॉट थी वो हमने भेजी। अच्छा। और सारे पैसे जो है यहाँ से जो है बैंक से लोन लेके ये सब चीजें टोटल खर्चा कितना आया इस सारे प्रोसेस में? वीजा, वहां पर जाना, वहां पर रहना, इस पूरे प्रोसेस में इंक्लूडिंग योर ट्रेनिंग, जरा पूरा खर्चा आया होगा, कितना आया? क्या आपको 2 गाड़ियां बेच दी, प्लॉट बेच दिया आपने, सारे अपने जो भी सेविंग थी लगा दी? जी, ये जो है खर्चा मतलब 80 से 1 करोड़ रुपए तक खर्चा आ चुका है मुझे। वहाँ पे आपको पता है इज वेरी एक्सपेंसिव और 4 महीने से मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और उससे पहले जो मेरा वीजा केस था वो शाहजेब हमने तो ये देखा कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट खासा सपोर्ट भी करती है अपने एथलीट्स को, तो क्या किसी ने राबता नहीं किया, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया फाइनेंसिंग में, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था? मुझे तो दुख इस बात की है कि मेरा ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से, आपको पता है बलूचिस्तान एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान से आपका ताल्लुक हो, फिर जो है बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक हो। बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है और मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, लेकिन पाकिस्तान ना स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई सपोर्ट है, ना पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से कोई सपोर्ट है, ना बलूचिस्तान की सीएम से कोई सपोर्ट है। बलूचिस्तान सीएम स्पोक पर्सन मेरे पास आए थे, एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए थे, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं अभी तक उनका सपोर्ट कुछ नजर नहीं आ रहा सीएम का। कोई ऐलान किया था क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने? चूंकि देखिए स्पोक्स पर्सन आए थे तो कोई ऐलान भी नहीं किया उन्होंने, कोई वादा भी नहीं किया आपसे?
वादे तो बहुत ज्यादा करते हैं, वादे तो आपको पता है स्टार्ट से ही वादे होते हैं, लेकिन उसके बाद वादे पे अमल होना चाहिए ना। वादे पे अभी तक क्या वादा किया आपसे, क्या वादा किया गवर्नमेंट ने आपसे? गवर्नमेंट तो यही कहती है कि हम सपोर्ट करेंगे। ये जब से मैं बचपन से मैं जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, गवर्नमेंट तो यही कहते हैं हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए सपोर्ट करे। अभी टाइम है, अगर अभी सपोर्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और अभी मेरी नेक्स्ट फाइट भी आ रही है जी। वो कब है जी? और ये जो है आपको मैं बात बताता चलूँ, ये जो है बहुत बड़ी मतलब वो है हिस्ट्री है पाकिस्तान का। मैंने स्टीम कायम किया है, लेकिन अभी मुझे सिर्फ बलूचिस्तान से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं कर। लेकिन अब चूंकि शाहजेब अब सब कुछ तो लगा दिया, गाड़ियां बेच दी, प्लॉट बेच दिया, सेविंग लगा दी, अगली फाइट पर जाना है, कैसे जाएंगे? अगली फाइट पे घर बेच देंगे, घर बेच के चले जाएंगे। ओए होए, ये तो आप जब पिछले पैसे लगाए थे शाहजेब, वो कंपनसेट हुए किसी तरीके से फाइट जीतने के बाद? कोई कंपनसेशन हो रही है साथ साथ, या बस लगाते जा रहे हो, इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा सवाए शौक पूरे होने के? फिलहाल तो मैं लगाते जा रहा हूँ, लेकिन एक क्या कहते हैं जज्बा है पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। आपको पता है लास्ट फाइट बहुत ही टफ फाइट थी जो फ्रांस के खिलाफ थी, फ्रांस के खिलाफ थी, जिसमें मुझे फर्स्ट राउंड में ही मुझे यहाँ पे पंच पड़ी थी और ये पूरा मेरा आंख के ऊपर स्टिचेस आ गए थे और ब्लैकआउट हो गया था, मुझे कुछ नजर नहीं आया था। तो ये जज्बा पाकिस्तान का परचम बुलंद करने का, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही। आपने जिस तरह बताया कि वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, ना हुकूमत की तरफ से, ना पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, किसी की तरफ से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे, और मुझे उम्मीद भी नहीं है उनकी तरफ से कि मुझे कोई सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वादे तो बहुत ज्यादा करते हैं, वादों पे अमल नहीं होता। तो अभी इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट फाइट है। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। नेक्स्ट फाइट के लिए ऑल द बेस्ट। वी विल ट्राई कि जी बलूचिस्तान गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत भी, यानी वज़ीर आज़म साहब भी कोई ऐलान जरूर करें, आपके लिए सिर्फ ऐलान ना हो बल्कि आपकी वाकई सपोर्ट हो। अगर घर बेच देंगे तो फिर फैमिली कहाँ रहेगी? कम मुबारकबाद ही दे दें और कुछ नहीं, तो अगर मुबारकबाद से पेट तो नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा, लेकिन कम से कम एक्नॉलेज तो करना शुरू करें ना। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसको एक्नॉलेज कर देंगे तो कम से कम जो बाकी इदारे हैं वो थोड़े एक्टिव हो जाएंगे, लोगों को पता चलना शुरू होगा, फिर सपोर्ट आना शुरू हो जाएगी। तो कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक अनाउंसमेंट तो होनी चाहिए इनके लिए, या इन जैसे और बहुत नौजवान हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, और पैशन देखें, जज्बा देखें, सब बेच दिया सिर्फ कि वहां पर जाऊं, पाकिस्तान का परचम बुलंद करो, इन रिटर्न क्या है? यह हुकूमत से सवाल है। हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रिसर्च इदारा है इप्सॉस, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक मुल्क में इस वक्त जो गैर कानूनी सिगरेट्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो 48% मार्केट पर काबिज हैं। और कहा ही जाता है, इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि मुल्क की जो मईशत है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हम इस पर बात भी करेंगे, और ज़ाहिर है जब हम सिगरेट की बात कर रहे हैं, इससे हमारी नेशनल हेल्थ को, हमारी इकॉनमी को कितना नुकसान पहुंचता है, इस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल सत्तार बाबर साहब, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर, कानूनी गैर कानूनी तो चलें, इस पर भी बात करें तो मईशत पे डेफिनेटली इसका असर ज़रूर होता है, लेकिन स्मोकिंग का वैसे भी तो सेहत पे बुरा ही असर होता है, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है आपकी, इसके बारे में बहुत से जो ख्यालात पाए जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो आज का हमारा मौजू जो है वो इस बारे में नहीं है कि इसकी सेहत के ऊपर क्या असरात हैं। हमने जो रिसर्च किया, हमने तो ये चेक किया है कि ये जो लीगल सिगरेट पाकिस्तान में बिकते हैं उसकी सूरत-ए-हाल क्या है, और जो इलीगल हैं उनकी सूरत-ए-हाल क्या है। ठीक, ये बात दुरुस्त है। एज लॉन्ग एज द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज़ लीगल और पाकिस्तान के अंदर उसके कवानीन इजाज़त देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो सेहत से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं यकीनी तौर पर, जब हम कहते हैं कि मईशत को मुतासिर करता है तो ज़ाहिर है उसमें फिर दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे ना। जी बिल्कुल, उसके ऊपर ये बिल्कुल आ जाते हैं कि इसके ऊपर जो इसकी वजह से लोग बीमार होते हैं, उनके ऊपर जो खर्चा होता है हुकूमत का और जो लोगों का खर्चा होता है, वो यकीनी तौर पर हमें वो नीड टू टेक इनटू अकाउंट। मईशत पर जो डायरेक्ट इसका एक इम्पैक्ट है जो आपकी रिसर्च में है, वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। देखिए, जो हमने जो चेक किया वो ये कि जब पिछले आज से कोई 4-5 माह पहले जब फरवरी के अंदर एक्साइज ड्यूटी के अंदर एक बेशुमार तब्दीली की गई, तकरीबन 150% फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर इजाफा किया गया इसके टीयर 2 और टीयर 2 जो ब्रांड्स उनके ऊपर, उसकी वजह से यकीनन जो है प्राइसेस जो हैं बहुत बढ़ गई। अच्छा। और जो लीगल बिकने वाले सिगरेट थे सारे के सारे, उनकी डिमांड के अंदर लोगों की अफोर्डेबिलिटी, लोगों की जेब से वो बाहर थी, तो यकीनी तौर पर लोगों ने उसे जो सस्ते जो ब्रांड उनकी तरफ जाना शुरू किया। स्मगल्ड ब्रांड सस्ता होता है?
देखें, दो तरह के इस पर ब्रांड्स होते हैं। जो हमारे जो लीगल ब्रांड है उसकी कोई डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन ये है कि उसके ऊपर उर्दू हेल्थ वार्निंग मौजूद होती है, ग्राफिकल जो वार्निंग है वो मौजूद होती है। अच्छा। उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा होता है, उसके ऊपर कीमत फ़रोख्त जो है वो बाकायदा तहरीर होती है। और फिर पिछले कुछ साल से ये एहतमाम किया गया था हुकूमत की तरफ से कि उसके ऊपर एक ट्रैक एंड ट्रेक सिस्टम, एक उसकी स्टैम्प जो होती है वो चश्मा होती है। तो ये अगर चीज़ें होती हैं इनको हम लीगल ब्रांड्स कहते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर इनमें से कोई भी शर्त जो है वो पूरी ना होती हो, और एक आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त वो ये है कि इनकी जो कीमत फ़रोख्त जो है मिनिमम लीगल उसको कहते हैं, इसकी जो लिमिट होती है इसकी प्राइस की, वो 128 रुपये होनी चाहिए। इससे कम पे बिक नहीं सकता पाकिस्तान में, कानून ये कहता है। लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो 128 रुपये से कम में बिक रहे हैं, और जिनमें बाकी तमाम जो मैंने चीज़ें बताई हैं बड़ी आसानी से हर बंदा उनको देख सकता है, तो वो पूरी नहीं हो रही। यानी क्या हम इसको यूँ समझें कि आप इसको सपोर्ट करते हैं कि सिगरेट महंगा होना चाहिए? बिल्कुल होना, मैं समझता हूँ कि सिगरेट ज़रूर महंगा होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा ना कर दिया जाए कि जिसके नतीजे में जो गैर कानूनी जो सिगरेट जो पाकिस्तान में बिक रहे हैं, जो कि उससे ज़्यादा मुजरे से मैकेनिज्म आए कि जो गैर कानूनी है उसको एक तो ज़रा रोकना, और गैर कानूनी पर इस तरह का चेक एंड बैलेंस करना कि वो और महंगा ही हो, सस्ता ना हो, ताकि एक्सेसिबिलिटी का हम डील कर सकें। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, इसमें जब भी कानूनी सिगरेट की बात होती है तो वो बड़ी कंपनियां जब उसको बनाती हैं तो वो अपना जितने भी इसके दुनिया के कवानीन हैं उसके मुताबिक जो बेयर मिनिमम जो आप कह सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करके बनाती हैं। क्या कवानीन है, थोड़ा हमें लोगों को हम चूँकि चाह रहे हैं एजुकेट भी करें कि अच्छे ब्रांड्स के अगर सिगरेट पी भी रहे, कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम, ना ही हम चाहते ना ही पिएं, लेकिन अगर इन केस अगर आप ले भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, क्या फ़र्क है नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड में? देखें, ब्रांड तो सारे ही होते हैं, ब्रांड तो सब, लेकिन क्या वो लीगल ब्रांड है या नहीं है, उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो आम हमारे जो स्मोकर हजरात, जो ख़वातीन जो समझती हैं कि जो उनके लिए इनकी चॉइस है, ये उनकी अडल्ट होते हुए उनकी चॉइस है, वो अगर वो सिगरेट पीना चाहें, अगर वो सिगरेट पीना चाहें तो ख़वातीन की बात सिर्फ कर रहे हैं? नहीं, मर्द और ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मेरा ख्याल है कि उनको जाकर देखना चाहिए। एक तो 130 रुपये से कम में अगर कोई सिगरेट बिक रहा है तो दे नीड टू बी वरीड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द सिगरेट इटसेल्फ, उसके अंदर वो क्या मसाइल होंगे। पहले 128 रुपये से कम पे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, क्या उसके ऊपर जो ग्राफिक हेल्थ वार्निंग जो है और जो उर्दू हेल्थ वार्निंग है जिस तरह हुकूमत ने बताई हुई है वो मौजूद है कि नहीं है। फिर उसके ऊपर जो ट्रैक एंड ट्रेस का जो स्टैंप है वो प्रॉपर चश्मा है कि नहीं, उस पर QR कोड लगा होता है, वो हुकूमत की तरफ से है, वो मौजूद है कि नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है वो, और इसके ऊपर जो है मैन्युफैक्चरर का प्रॉपर नाम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये तमाम चीज़ें अगर हैं तो उसके बारे में उनको इत्मीनान हो सकता है कि ये कम से कम किसी अच्छी कंपनी ने जो बुनियादी जो असूल हैं, जितने भी इसके मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरे किए हैं, उस स्टैंडर्ड्स को पूरा किया। इसमें एक चीज़ और भी सर, कुछ NGOs ये कहती हैं कि जो इलिसिट ट्रेड हो रही है उससे मार्केट में 15% के करीब कैप्चर किया हुआ है, लेकिन आई थिंक आपकी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि इट इज़ टचिंग 50%, राइट? जी, इट्स अबाउट 48%। देखिए, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि जो इस पे क्लेम कर रहे हैं 15% वाला उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, उसकी रिसर्च क्या थी, मैं अपने बारे में बता सकता हूं। 50% का क्लेम का इम्पैक्ट कैसे है हमारी इकोनॉमी पर? देखिए, जो 50% का क्लेम जो इसको हमने जो किया है, इसके हमने तो एक पूरी रोबस्ट रिसर्च किया है। ठीक है, 10 शहरों में अंदर जाकर हमने अर्बन रूरल इलाकों में जाके हमने दुकानों के ऊपर 1000 दुकानों के ऊपर जाके हमने फिजिकली उनको चेक किया है, उनकी सेल्स को चेक किया है, फिर हमने एस्टिमेट किया है। ठीक है, ये जो 48% के करीब जो मार्केट शेयर हम बता रहे हैं जो इलीगल इलिसिट सिगरेट्स का है, इसका पाकिस्तान की मईशत को सालाना तकरीबन 240 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये 240 अरब रुपए अगर हुकूमत के पास अवेलेबल हों तो वो किन किन चीज़ों के ऊपर वो इस्तेमाल कर सकती है। हम यहाँ पर 50 अरब के लिए, और अब देखें ना इस वक्त हम IMF का जो है वो 1 पॉइंट समथिंग का बिलियन US का हम बात कर रहे हैं, तो आपके ये सारे के सारे आपके पैसे जो हैं अगर रुपये में कन्वर्ट किए जाएं तो वो आ सकते हैं कि अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लें। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।